सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक की शुरुआत और भारत के लिए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो दावा है उसके संबंध में बुलाई गई है। हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद और आईएएस की कोचिंग भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी से पड़पड़गंज सीट के प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़ा और अभी पूरे यूपी में जो हमारा संकल्प शिविर का अभियान चल रहा है उसके प्रमुख वक्ताओं में से एक अवध ओझा जी भी हमारे साथ हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी हैं, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेंद्र जी हैं, महासचिव हमारे दिनेश जी हैं, अंकित परियार यूथ के महासचिव हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मीडिया में अपराध को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि 24 घंटे में 14 हत्या हो गई। शायद ये रिपोर्टिंग अब शुरू हुई, लेकिन हालत कमोबेश यही पहले से ही थी। 15 हत्या, फर्जी इनकाउंटर, ये सब चल रहा था। लेकिन अब मीडिया की निगाह इस तरफ पड़ी है कि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहां पे पहुंचती है तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है, और आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था के दावे की पोल इस बात से खुलती है कि उस आरोपी को, बलात्कार के आरोपी को, मंदिर में 5 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके, सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था अलीगढ़, वो तो और ही रूह कंपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं।
कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने, उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, एक एक नौजवान के सर में 36-36 टांके लगे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में, शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी। उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहां से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश में छूट दी जाएगी, और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौरक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के, संभवतः विष्णु शर्मा ही नाम था उसका, मैं भी, मेरठ का मामला है, वहां पे भी पीट दिया। तो ये जो गुंडागर्दी का लाइसेंस है गौरक्षा के नाम पे, ये किसने दिया? ये बीजेपी की सरकार ने दिया। तो अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ उसका फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं जो फर्जी तरीके से गौमांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने। और अलीगढ़ की घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं। और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मौत के घाट नहीं उतारे गए। और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं,
जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला। बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए। जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था। भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था। ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर की सौदागरी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती उनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय, पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है।
लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाएं। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपए। दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपए। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपए। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपए। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपए। कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98 लाख रुपए। यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80 लाख रुपए। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76 लाख रुपए। नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए। डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64 लाख रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपए। और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज़्यादा है, तो चीन को ले लीजिए। तो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 4,80,000 रुपये। और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपये। यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत की प्रति व्यक्ति आय से। और आंकड़े क्या हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत की, दिन रात मेहनत किया। 2014 में भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जो कर्जा लिया वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कर्ज का विकास करेंगे। दिन रात मेहनत किया उन्होंने, और उन्होंने कर्ज का विकास किया। उन्होंने कहा जितना तुम 14 लोगों ने लिया है उसका 2 गुना से ज्यादा हम लेंगे अकेले। 181 लाख करोड़ रुपए भारत को कर्जे में डुबा दिया आज की तारीख। यह आपकी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था, यह आपकी सच्चाई। भारत की शिक्षा की जो हालत है, जीडीपी का 2% से कम हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। 2% से कम हम जीडीपी का स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। और जो कुछ आंकड़े हैं इस देश में, बच्चों की क्या हालत है और अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या है। भुखमरी के मामले में भारत 105वें स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली के मामले में हम 126वें स्थान पर हैं। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं।
और 18.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के कम वजन का शिकार हैं और 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करते करते मर जाते हैं। ये हमारे विकास के दावों की सच्चाई। 82 करोड़ लोग, आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा है। 1% आबादी के पास 40% देश की संपत्ति है और 50% देश के गरीबों के पास 4% संपत्ति है और राष्ट्रीय आय का 23% 1% आबादी के पास है और 13% 50% आबादी के पास है और देश की 50% आबादी से 64% जीएसटी वसूली जाती है और 10% आबादी से मात्र 4% जीएसटी वसूली जाती है। ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है। और ये जो हमारे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा है, मैं तो सोच रहा था ढोल मजीरा वजीरा लेके आएंगे, ढोल पीटेंगे आपके सामने, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना ज़रूरी है। और इसलिए अब इस देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा, देश को किस आर्थिक बदहाली की ओर भारत के प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं। यहाँ चंद लोग अमीर जरूर हो रहे हैं, उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति जरूर इकट्ठा हो रही है। इसके कारण से आपको देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई ऐसा बताया जरूर जा रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बाल मृत्यु दर के मामले में, भूखमरी के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत पिछड़ेपन का बुरी तरीके से शिकार है। ये सच्चाई हम सबको समझनी होगी और इसलिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मैं अवध ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। अब ठीक है, चलिए अभी कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी नाले के गैस से वो चूल्हा जला लेते हैं। पता नहीं इस देश की जनता इतनी होशियार, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी, वो नाले के गैस से चूल्हा जला लेते हैं। वो a+b² का जो इक्वेशन बताते हैं कि आर्यभट्ट की आत्मा कांप जाती है। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस देश की गद्दी पर बैठकर, ऐसी ऐसी बातें। अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे शरीर में खून नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है मित्रों। तो मित्रों, सिंदूर में लेड होता है, लेड, शीशा, वो जहर होता है। वो चिल्ला चिल्ला के इस देश की जनता से कह रहे हैं कि मैं इस देश के लिए जहर बन गया हूं। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है शायद वो इशारे में जनता से यही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें करे कि भाई नाले के गैस से, मतलब गजब गजब बोलते वो। कभी कभी मैं तो सोचता हूँ कि इनको जो है मिस्टर बीन के साथ जोड़ा जाए। कुछ लोग शायद वो कभी कभी सोचते हैं देश इतनी गरीबी की हालत में है तो एक प्रधानमंत्री के रूप में थोड़ा सा देश की जनता को हंसाया जाए। लेकिन उन्होंने ये बड़ी सीरियस बात कही है कि मेरे शरीर में खून नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है, और सिंदूर में शीशा है, जहर है। तो इस देश की जनता को उनके इशारे को समझना चाहिए और जहर से बचना चाहिए। आदमी जहर से दूर रहता है। अब जहां तक रही चौथी अर्थव्यवस्था बनने की, संजय सर ने कहा कि मैं सोच रहा था ढोल तमाशा लेके चलूं, तो मैंने कहा आप ढोल तमाशा लेके चलेंगे तो हम लोग कम से कम नाचेंगे ही पार्टी ऑफिस के सामने खड़े होके। मतलब इस पूरे देश की आधी संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो चौथी अर्थव्यवस्था अगर बनी होगी भी तो उसका फायदा आम जनता को कहां से मिलेगा? जब देश की आधी संपत्ति सिर्फ 1% लोग, उस 1% में मोदी जी के दोस्त सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे, अंबानी और अडानी। फिर हम चौथी अर्थव्यवस्था, अब जो आदमी क्लास में, जो लड़का फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक होती है, तो 2-2, 3-3 नंबर का अंतर होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
इतना विषम अंतर कभी नहीं होता। अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग उठा के देखें, आज भी हम सबसे बड़े आयातक हैं पूरी दुनिया में। और क्या आयात करते हैं? खिलौना। हम खिलौना नहीं बना पा रहे, हम मक्का पैदा कर रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं बना पा रहे। मतलब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था आयातक है, सबसे बड़ी आयातक, वो भी सामान्य वस्तुओं की। अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें, एम्प्लॉयमेंट देखें, एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ही नहीं है। जिस तरह से डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, उसी तरह से आज हमारे देश में युवा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर इतनी नीचे गिर गई है, मतलब चीन के तो हम कहीं करीब में ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इतनी बुरी देश की हालत। मतलब 10 साल के बच्चे अभी भी स्कूल जाने की, बहुसंख्यक बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, और हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। मतलब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता को इशारा कर रहे हैं कि भैया हमसे नहीं संभल रहा, हम नहीं संभाल पाएंगे। तथ्यात्मक 80% इस देश के लोग पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन जो रेट है, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट हमारे देश की है, वो 80% है। और 80% देश की जनसंख्या के सामने अगर इस तरह के तथ्यात्मक मजाक किए जाएंगे, तथ्यात्मक मजाक। और IMF कौन होती है भारत को प्रोजेक्ट करने के लिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डाटा एजेंसी है ही नहीं। वो किस बेसिस पे प्रोजेक्ट करेगी कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? तो ये सब प्रजातंत्र में मजाक है, भारत की जनता के साथ मजाक है, और भारत की जनता को इन सब मजाकों का बहुत कठोरतम रूप से संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, पूछिए। RTE को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है दावा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को RTE के तहत एडमिशन दिया गया है, जबकि तमाम स्कूल उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट हैं, बड़े हैं और उनकी बहुत फीस है, वो एडमिशन लेने में आनाकानी करते हैं, और छोटे स्कूल हालांकि दबाव में ले भी लेते हैं। इस को कैसे देखते हैं जो आंकड़े और जो दावे किए जाते हैं? इस मामले में हमारी जब सरकार दिल्ली में थी, हमने बहुत उच्च मानकता प्राप्त की थी। ये मामला जो है कि प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल रही, तो झुग्गी झोपड़ी का लड़का भी दिल्ली के टॉप क्लास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता था। तो ये आज क्या होता है कि दिल्ली प्रदेश के बाहर, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, कि लोगों ने अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाकर और अच्छे अच्छे स्कूलों में गरीबी के नाम पर एडमिशन ली। तो डाटा मैनिपुलेशन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो निश्चित तौर पर अब डाटा, GDP का डाटा किस तरह भारत में उल्टा पुल्टा जा रहा है। UAE जैसी कंट्री, UAE जहाँ कुछ है ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ कुछ है ही नहीं, वो आय के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे चल रही, सुविधाओं के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं डाटाबेस, जो सरकारी डाटा इस वक्त आ रहे हैं, उस पर तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि देश की जनता इस खुशहाली को उजागर ना करे। फीस नियामक अधिनियम है अभिभावकों के हित के लिए, और जो बच्चे हैं वो कम पैसा खर्च करके शिक्षा प्राप्त करना है। क्या आज फीस नियामक अधिनियम का पालन हो रहा है? स्कूलों से किताबें बेची जा रही हैं, मनमानी फीस जोड़ी जा रही है, तमाम तरीके के जो है उन पर फीस लगाकर, दबाव बना करके उनसे पैसा लिया जा रहा है। क्या ये हालात हमारे राज्य में शिक्षा से लोगों को वंचित नहीं कर रहे हैं? बहुत वंचित कर रहे हैं। आप देख रहे हो दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार गई, बाउंसर लगा दिए गए। प्राइवेट स्कूल के बाहर बाउंसर लगा के 32 लड़कों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये जो शिक्षा माफिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो बड़े बड़े व्यवसायियों ने शिक्षा संस्थान खोल रखे हैं, दिल्ली सरकार इसीलिए तो पूरे भारत में आदर्श बनती जा रही थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हमारा पूरे भारत में कोई मुकाबला नहीं। हमारे स्कूलों का पैरामीटर, हमारे आज पंजाब इस मामले में कितना आगे। तो ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राइवेट स्तर पर अगर सरकार कठोर नियंत्रण नहीं रखेगी तो वो जनता की लूट का माध्यम बनेगा। और जहां तक मैं यूपी का वासी होने के मामले में जानता हूं कि मेरे प्रदेश की जनता स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है। यूपी में प्राइवेट, अरे भाई और भी लोगों को पूछें, आप अकेले ही पूछेंगे क्या? और भी लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें सिंदूरदानी दी जाएगी। मैंने बोला इसको अभी। देखिए, ऐसा है कि
मैंने आज पढ़ा इस चीज़ को कि भाजपा वाले घर घर में जाके सिंदूर बांटेंगे। तो मैं पहली बात तो उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों से और देश की माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों से सावधान रहिए। और दूसरी बात ये है कि गुंडे मवाली कोई भी जाके किसी भी महिला को सिंदूर दे दें और वो सिंदूर वो महिला ले ले, ऐसा कहाँ होता है? भारतीय समाज के बारे में इनको जरा सी भी समझ नहीं है। अरे भाई, किसी महिला के माथे में सिंदूर उसका पति भरता है, वो अपने पति के स्वाभिमान सम्मान और गौरव का प्रतीक सिंदूर को मानती है, जो अपने माथे पे लगाती है, अपनी मांगों में भरती है। तुम उसको सिंदूर ले जाके दोगे? काहे के लिए दोगे भाई? तुम क्या हो? तो मुझे तो खतरा लग रहा है कि भाजपाइयों को कहीं पीट पाट ना दे कुछ महिलाएं इकट्ठा हो। सर एक सवाल अखिलेश यादव ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मंदिरों में ट्रस्ट बनाए गए, ये कहीं ना कहीं मंदिरों को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक ट्रस्ट के बारे में आपको जानकारी पहले दे चुका हूं। वहां जो गड़बड़ी हुई थी, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम मंदिर के नाम पे खरीदा था बीजेपी वालों ने। उस समय के बीजेपी के मेयर का भी नाम आया था। तो मुझे लगता है कि इस पे निगरानी रखने की ज़रूरत है और जहां भी ऐसी गड़बड़ी मिले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर कार्रवाई तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। जहां गड़बड़ी मिले वहां कार्रवाई कीजिए। कहने का मतलब ये वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी ट्रस्ट हो, गड़बड़ी जहां मिले वहां कार्रवाई कीजिए। कहने का मतलब ये सर, राम मंदिर की भी जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ घपला किया गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर के बाद उन्होंने उसके विस्तार के लिए कुछ ज़मीनें खरीदी, जिस खरीद में घपला हुआ था, और उसके सारे कागजात मैंने रखे थे। ये राम मंदिर के विवादित ज़मीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर के बाद, ज़मीन के बाद जो लोगों को बसाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई, उसके नाम पे जो धोखाधड़ी हुई थी वो मैंने बताया था डिटेल के साथ। 50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल देशभर में बंद हुए। बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में जहाँ सरकारी स्कूल बंद हुए, एक भी बच्चा एडमिशन के लिए वहाँ पर नहीं था, बाद में उसको बंद करना पड़ा। देखिए, बच्चा क्यों नहीं था? क्या आप सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जहां से बच्चा प्रोत्साहित हो वहां जाने के लिए, माँ बाप प्रोत्साहित हो अपने बच्चों को वहां पे भेजने के लिए, अभिभावक प्रोत्साहित हों कि अपने बच्चों को हम वहां पे पढ़ाएंगे? क्या आप ऐसी सुविधाएं दे पा रहे हैं सरकारी स्कूल में? टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। कई बार नमक रोटी मिड डे मील में दिए जाने की खबर आई, कई बार सड़ा भात मिला उनको, ऐसी खबरें भी आई। आप ही लोग मीडिया के माध्यम से चलाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि स्कूल के प्रति जो लोगों का झुकाव है वो कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए लोग सरकारी शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। और दूसरा, शिक्षा माफिया जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, तो शिक्षा माफिया भी हावी हैं, वो भी नहीं चाहते सरकारी स्कूल चले। उनके साथ बीजेपी वालों का गठजोड़ रहता है, बंद करा देते हैं स्कूल। जितना स्कूल बंद होगा सरकारी, उतना शिक्षा माफिया मजबूत होगा। एक सवाल और है, अभी जाति जनगणना की घोषणा की गई सरकार की तरफ से, लेकिन जब फूले रिलीज हुई है तो लखनऊ में सिर्फ एक सिनेमा घर में उसको जगह मिली, किसी भी उसको फिर यहाँ को सब्सक्राइबर नहीं मिले। देखिए, ये सर्वविदित सत्य है, इसमें कहीं छिपाने वाली बात नहीं। मैं कई बार इसको कह भी चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, शोषितों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। और 100 वर्षों में आरएसएस का आज तक कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं हुआ। तो 80% आबादी का एक भी प्रतिनिधि आपको 100 सालों में आरएसएस का प्रमुख बनाने के लिए नहीं मिला। तो आप फूले मूवी को कैसे दिखाएंगे? आप प्रधानमंत्री सारी फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो उनके मन मुताबिक होती है, इसके लिए क्यों नहीं उन्होंने एक भी ट्वीट किया? क्यों नहीं इसको लेके गए देखने अपने मंत्रिमंडल को?
नहीं गए। सपोर्ट में संजय दिल्ली तो में उसके लिए लड़ाई भी हमने लड़ी। संजय दिल्ली में से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई चल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तो 11 साल से किसकी सरकार थी? अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए कि 11 साल से यहाँ पे कोई ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, यहाँ पे सरकार है महामानव की। और महामानव ने 11 साल में 11 बांग्लादेशी आज तक नहीं भगाया पूरे देश से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया, सुन तो लीजिए मेरी बात। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे, उनके नस नस में नौटंकी भरी हुई है। तो ड्रामे और नौटंकी भाजपाइयों का चरित्र है। बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको डिपोर्ट कौन कर सकता है? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार। ठीक है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? बीएसएफ, भारत की सेना, ये किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन आती है। तो वहां से पहली बात तो एक बांग्लादेशी घुसता है, वो त्रिपुरा पार करता है, आसाम पार करता है, बंगाल पार करता है, बिहार पार करता है, झारखंड पार करता है, यूपी पार करता है तो दिल्ली कैसे पहुंच जाता है? अब मुंबई में कैसे बांग्लादेशी मिल जाता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया भाई। या तो वो ढाका से हवाई जहाज लेके सीधे दिल्ली उतर रहा है, तो एस जयशंकर का इस्तीफा मांगिए, कैसे आ गया बिना वीजा पासपोर्ट के? और अगर वो त्रिपुरा, बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी पार करके दिल्ली पहुंच रहा है तो एक जगह केंद्र में महामानव है, उसके बाद आसाम में उनकी पार्टी डबल इंजन, फिर वहाँ बिहार में 2-2, 3-3 दल मिलके डबल इंजन, यहाँ तो मतलब कई इंजन है, बाबा जी का भी, योगी जी का भी, मोदी जी का भी, सबका इंजन यहाँ। और फिर अब दिल्ली में तो 4-4 इंजन हो गया। एलजी का इंजन अलग चल रहा है, मोदी जी का इंजन अलग दौड़ रहा है, मेयर का इंजन अलग दौड़ रहा है, रेखा गुप्ता जी अलग इंजन अपना चला रहे हैं, तो सब 4-4 इंजन की सरकार है। 11 बांग्लादेशी, मैंने पार्लियामेंट में पूछा था 11 बांग्लादेशियों का नाम बता दो 11 साल में जिसको डिपोर्ट किया हो, नहीं बता पाए। संजय जी, बिजली की दरें फिर से एक बार बढ़ने जा रही है, 4.2% बिजली की दरें बढ़ी। देखिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए बिजली के दर भी बढ़ेंगे, फीस भी बढ़ेगी, और जो है वो अस्पताल की फीस भी बढ़ेगी। और देखिए, विकास के नाम पे हम लोगों ने अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, अब हमें क्या चिंता है?